मौर्य वंश। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार उद्धव क्लासेस पर। फ्रेंड्स, आज के इस सेशन में देखने वाले हैं हम लोग मौर्य वंश के अंतर्गत जो चंद्रगुप्त मौर्य शासक और सम्राट अशोक शासक बने, इनसे रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। जो फ्रेंड्स आपके किसी भी एग्जाम के दृष्टिकोण से ये सेशन इंपॉर्टेंट होने वाली है। जो फ्रेंड्स आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम पे हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो आपके सम्राट अशोक और चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन काल से भी सवाल पूछते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन हो जाएंगे हमारे, किस यूरोपीय विद्वान ने जस्टिस आदि यूनानियों लेखकों द्वारा प्रयुक्त सेंड्रोकोटस नाम की पहचान चंद्रगुप्त मौर्य के रूप में किया गया था? इसके आंसर हो जाएंगे विलियम जोन्स। विलियम जोन्स के द्वारा जो फ्रेंड्स चंद्रगुप्त मौर्य का पहचान किया गया था, किस नाम से किया गया था? तो सेंड्रोकोटस नाम से किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनानी लेखकों ने चंद्रगुप्त मौर्य के लिए किस नाम का प्रयोग किया था? तो सेंड्रोकोटस तथा एंड्रोकोटस ने। यूनानी लेखकों में से फ्रेंड्स चंद्रगुप्त मौर्य के लिए किस नाम का प्रयोग किया था? तो सेंड्रोकोटस और एंड्रोकोटस नाम से प्रयोग किया था। जबकि यूरोपीय विद्वान ने विलियम जोन्स ऐसा था, उसने भी सेंड्रोकोटस ही नाम दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था किस शासक के द्वारा? तो चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था किसके द्वारा? चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। नेक्स्ट है, कौटिल्य किसका प्रधानमंत्री था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन जो है अब तक के एग्जाम पे कई बार रिपीट हो चुके हैं, तो ध्यान रखिएगा। कौटिल्य किसका प्रधानमंत्री था? तो चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था। नेक्स्ट है, चाणक्य अपने बचपन में जाने जाते थे, किस नाम से जाने जाते थे? यानी कि फ्रेंड्स इस तरह भी सवाल है कि चाणक्य के बचपन का नाम क्या था? तो विष्णुगुप्त नाम था। चाणक्य के बचपन का नाम क्या था? विष्णुगुप्त नाम था। नेक्स्ट है, मैकियावेली के प्रिंस की तुलना, मैकियावेली का जो प्रिंस पुस्तक है इसकी तुलना किससे की जाती है? तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र से की जाती है। यानी कि फ्रेंड्स अर्थशास्त्र पुस्तक की रचना कौटिल्य ने की थी और मैकियावेली की जो पुस्तक है प्रिंस, ये दोनों सेम शासन पद्धति पर जो बुक बनी है उस पर दोनों सेम कैटेगरी है, इसीलिए तुलना एक जैसे की जाती है। तो ध्यान रखिएगा, अर्थशास्त्र पुस्तक की रचना किसने की थी? कौटिल्य ने की थी। नेक्स्ट है, बुलंदी बाग प्राचीन स्थल है, ये कहाँ पर स्थित है? बुलंदी बाग जो प्राचीन स्थल है फ्रेंड्स, ये कहाँ पर स्थित है? चंद्रगुप्त मौर्य के संबंधित प्रमुख स्थल में से तो पाटलिपुत्र में अवस्थित है। बुलंदी बाग कहाँ स्थित है? पाटलिपुत्र में अवस्थित है। नेक्स्ट है, चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को पराजित किया था, कब पराजित किया था? तो 305 ईस्वी ईसा पूर्व में पराजित किया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को कब किया था? तो 305 ईस्वी पूर्व पराजित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम किस इतिहासकार ने सेंड्रोकोटस तथा एंड्रोकोटस नामों का तादाद में चंद्रगुप्त मौर्य के साथ स्थापित किया था? तो सर विलियम जोन्स ने। यह क्वेश्चन पहले कवर कर चुके थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध तथा जैन ग्रंथ चंद्रगुप्त मौर्य को किस जाति का सिद्ध करते हैं? बौद्ध ग्रंथ तथा जैन ग्रंथों के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य को किस जाति का सिद्ध करते हैं फ्रेंड्स? तो क्षत्रिय जाति का। क्षत्रिय जाति का जो मौर्य क्षत्रिय था, क्षत्रियों के अंतर्गत फिर आते हैं मौर्य, तो उसके अंतर्गत आते हैं किसके अनुसार? जैन ग्रंथ और बौद्ध ग्रंथों के अनुसार। नेक्स्ट है, किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य को वृषल तथा कुलहीन कहा गया है? किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य को वृषल तथा कुलहीन कहा गया है फ्रेंड्स? तो मुद्रा राक्षस में कहा गया है। किस पुस्तक में कहा गया है? मुद्रा राक्षस में कहा गया है। फ्रेंड्स, आपको ये जो ऑनलाइन सेशन कराया जा रहा है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी इंपॉर्टेंट हो रही है, तो फ्रेंड्स वीडियो को एक लाइक और एक शेयर अवश्य कीजिएगा, आपको अगर ये वीडियो हेल्पफुल लग रही हो तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अभिलेख से ज्ञात होता है कि राज्याभिषेक के 20 वर्ष बाद स्वयं अशोक ने लुम्बिनी में एक स्तंभ बनवाया था और लुम्बिनी ग्राम को कर में छूट देकर 1/8 भाग कर दिया था? कर को छूट दे दिया था कितना? तो रुम्मीदेही स्तंभ अभिलेख में। रुम्मीदेही स्तंभ अभिलेख में इस तरह की चर्चा है कि उसने लुम्बिनी ग्राम को कर में छूट देकर 1/8 भाग कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य काल में लिया जाने वाला सेतु किस प्रकार का कर था? मौर्य काल में जो लिया जाने वाला कर था सेतु, ये किस प्रकार का था? तो फल फूल एवं सब्जियों पर लगने वाला कर था। मौर्य काल में जो कर लिया जाता था सेतु के नाम से, वो किस प्रकार लगता था फ्रेंड्स? तो फल और फूल पर और सब्जियों पर लगने वाला कर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन के अंतिम दिनों में किस धर्म को अपनाया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन है एग्जाम पे कई बार रिपीट हो चुके हैं, तो ध्यान रखिएगा। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन के अंतिम दिनों में किस धर्म को अपनाया था? जैन धर्म को अपनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम किस इतिहासकार ने यह बताया था कि मयूर मौर्यों का वंशीय चिन्ह था? तो गुण वेडेल ने कहा था कि मयूर जो है मौर्य वंश का चिन्ह था, मौर्य वंशीय चिन्ह था। कौन था? मयूर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने चंद्रगुप्त की सेना को डाकुओं का गिरोह कहा था? जस्टिस ने कहा था। किसने कहा था फ्रेंड्स? जस्टिस ने। चंद्रगुप्त की सेनाओं को डाकुओं का गिरोह किसने कहा था? तो जस्टिन ने कहा था। नेक्स्ट है, किस इतिहासकार ने विवरण से पता चलता है कि नंदों के विरुद्ध सहायता याचना के उद्देश्य से चंद्रगुप्त पंजाब में सिकंदर से मिला था? तो प्लूटार्क के अनुसार। किसके अनुसार? प्लूटार्क के अनुसार। प्लूटार्क का कहना है कि नंदों के विरुद्ध सहायता याचना के उद्देश्य से चंद्रगुप्त पंजाब में सिकंदर से मिला था, तो किसके अनुसार? प्लूटार्क के अनुसार। नेक्स्ट है, चंद्रगुप्त के प्रारंभिक जीवन की जानकारी के लिए हमें मुख्यतः किन स्रोतों पर निर्भर रहना पड़ता है?
चंद्रगुप्त मौर्य की अगर आप प्रारंभिक जीवन के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो किन स्रोतों पर निर्भर रहना होगा, तो बौद्ध स्रोतों पर, यानी बौद्ध काल में जो स्रोत लिखे गए थे उस पर आधारित रहना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य के किस राज्यपाल ने जूनागढ़ का सुदूर निर्माण करवाया था, यानी सुदूर क्षेत्र का निर्माण करवाया था, तो पुष्यगुप्त ने। चंद्रगुप्त मौर्य के किस राज्यपाल का सुदूर निर्माण करवाया था, तो पुष्यगुप्त ने करवाया था। क्वेश्चन है, हिंदू राज्य शासन के ऊपर प्राचीनतम उपलब्ध रचना क्या है, तो अर्थशास्त्र है। हिंदू राज्य शासन के ऊपर प्राचीनतम उपलब्ध रचना क्या है, तो अर्थशास्त्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य काल में किस नगर को विश्व के नगरों की रानी की संज्ञा दी गई थी। मौर्य काल में विश्व नगरों की रानी किसे संज्ञा दी गई फ्रेंड्स, तो पाटलिपुत्र को दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेगास्थनीज ने किस महत्वपूर्ण ग्रंथ की रचना की थी। मेगास्थनीज ने किस महत्वपूर्ण ग्रंथ की रचना की थी, तो इंडिका पुस्तक की रचना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा अधिकारी सीमांत पर बने दुर्गों की रक्षा करता था। कौन सा अधिकारी जो है सीमांत पर बने दुर्गों की रक्षा करता था, तो अनंतपाल ने। अनंतपाल जो था इसका काम था दुर्गों की रक्षा करना। नेक्स्ट है, यूनानी स्रोतों में बिंदुसार को किस नाम से पुकारा गया है, तो अमित्रकेटस के नाम से पुकारा गया है। यूनानी स्रोतों में बिंदुसार को किस नाम से पुकारा गया है फ्रेंड्स, तो अमित्रकेटस के नाम से पुकारा गया है। फ्रेंड्स, आपको अगर हमारी ऑनलाइन जीके क्लास की सेशन अगर पसंद आ रही है फ्रेंड्स, तो वीडियो को एक लाइक और एक शेयर अवश्य कीजिएगा। और फ्रेंड्स, उद्धव क्लासेस पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको हमारी आने वाली इंपॉर्टेंट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य का सबसे पहले किस अभिलेख में उल्लेख मिलता है। चंद्रगुप्त मौर्य का सबसे पहले किस अभिलेख में उसका उल्लेख मिलता है, तो रुद्रदामन प्रथम का जूनागढ़ अभिलेख से। रुद्रदामन प्रथम का जूनागढ़ अभिलेख से मिलता है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में चोरक, दमनक, मुरुवक, शिशु का उल्लेख प्राप्त होता है। ये क्या थे, तो ये सब मसाले थे। क्या थे, ये सब मसाले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीपवंश एवं महावंश के अनुसार अशोक ने अपने राज्याभिषेक के चौथे वर्ष में किसके प्रवचन से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म को ग्रहण किया था। दीपवंश एवं महावंश के अनुसार अशोक ने राज्याभिषेक के चौथे वर्ष में जो है बौद्ध धर्म को स्वीकार किया था। तो ये किसके अनुसार फ्रेंड्स, किस प्रवचन से प्रभावित होकर के, तो निग्रोथ के प्रवचन से प्रभावित हो गए। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, अशोक जो था ये बौद्ध धर्म का अनुयायी था, जबकि चंद्रगुप्त मौर्य जो था ये जैन धर्म का अनुयायी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में किसका कथन है कि उसने 6 लाख की सेना लेकर संपूर्ण भारत को रौंद डाला और उस पर अपना अधिकार कर लिया, तो प्लूटार्क का कहना है। प्लूटार्क के अनुसार जो था ये 6 लाख की सेना के साथ भारत पर आक्रमण किया था। किसने, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने। नेक्स्ट है, अशोक ने विशाल मौर्य साम्राज्य को प्रशासन की सुविधा के लिए कितने प्रांतों में बांट रखा था। अशोक ने अपने मौर्य साम्राज्य की प्रशासन को सुविधा के अनुसार कितने प्रांतों में बांट रखा था, तो 5 प्रांतों में बांट रखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ग्रंथ से पता चलता है कि अशोक ने कश्मीर में वितस्ता नदी के किनारे श्रीनगर नामक शहर की स्थापना की थी, तो राजतरंगिणी के अनुसार। कश्मीर के इतिहास का जो वर्णन है फ्रेंड्स राजतरंगिणी पुस्तक में, इसी पुस्तक में भी वर्णित है कि श्रीनगर नामक नगर की स्थापना जो की थी तो अशोक ने की थी। नेक्स्ट है, किस शिलालेख में खरोष्टी लिपि के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। किन शिलालेख से खरोष्टी लिपि के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, तो मानसेहरा शिलालेख से। मानसेहरा एवं सहवाजगढ़ी शिलालेख से खरोष्टी लिपि का वर्णन मिलता है, जो फ्रेंड्स अशोक के शासनकाल में काफी प्रसिद्ध रही है। नेक्स्ट है, अशोक के अभिलेखों को पढ़ने में सर्वप्रथम 1837 ईस्वी में किस विद्वान को सफलता प्राप्त हुई थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन जो है अभी तक कई बार रिपीट हो चुके हैं, तो ध्यान रखिएगा। अशोक के शिलालेख को 1837 ईस्वी में सर्वप्रथम पढ़ने में सहायता मिली थी किस विद्वान को, जेम्स प्रिंसेप को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस इतिहासकार द्वारा मात्र अभिलेखों के आधार पर अशोक का इतिहास लिखने का प्रयास किया गया था। यानी कि फ्रेंड्स वह इतिहासकार कौन है जो अभिलेखों के आधार पर अशोक के इतिहास लिखने का प्रयास किया था, तो डॉक्टर भंडारकर के द्वारा यह प्रयास किया गया था। नेक्स्ट है, किस अभिलेख में अशोक के नाम अशोक मिलता है। किस अभिलेख में अशोक का नाम अशोक मिलता है, तो मस्की एवं गुर्जर्रा अभिलेख में। मस्की एवं गुर्जर्रा अभिलेख में अशोक का नाम अशोक मिलता है। नेक्स्ट है, पुराणों में अशोक को क्या कहा गया है। पुराणों में अशोक को क्या कहा है, तो अशोक वर्धन कहा गया है। अशोक वर्धन कहा गया, जबकि मस्की एवं गुर्जर्रा अभिलेख में खुद अशोक ही कहा गया है। नेक्स्ट है, अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया था, कब आक्रमण किया था। अशोक ने कलिंग पर आक्रमण कब किया था, तो अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष लगभग 261 ईस्वी पूर्व में किया था। अपने 8वें वर्ष के बाद 261 ईस्वी पूर्व पर कलिंग पर आक्रमण किया था, किसने, अशोक ने। नेक्स्ट है, अशोक की माता का नाम। अशोक की माता का नाम क्या है फ्रेंड्स, तो सुभद्रांगी। अशोक की माता का नाम क्या था, सुभद्रांगी। नेक्स्ट है, भारत में शिलालेख का प्रचलन सर्वप्रथम क्या था, अशोक ने। भारत में सर्वप्रथम शिलालेख का जो प्रचलन किया गया था किस शासक के द्वारा, तो अशोक के शासन काल के द्वारा किया गया था। फ्रेंड्स ये आपकी सेशन जो हो रही है फ्रेंड्स आपके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के दृष्टिकोण से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाली है, जो फ्रेंड्स आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम पे हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसलिए फ्रेंड्स मैं आपके लिए ये सेशन लेकर आया हूँ ताकि आपको आपके एग्जाम पे ज़्यादा से ज़्यादा
प्रॉफिट मिल सके और इस क्लास से क्वेश्चन देखने को मिले। नेक्स्ट क्वेश्चन से देखते हैं, अशोक के शिलालेखों को कितने भागों में बांटा गया है? अशोक के शिलालेखों को कितने भागों में बांटा गया है? तो आंसर हो जाएंगे आपके शिलालेख में और स्तंभलेख में और गुहाभिलेख में, यानी कुल 3 भागों में बांटा गया है, शिलालेख, स्तंभलेख और गुहालेख। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के शिलालेखों की संख्या कितनी थी? अशोक के शिलालेखों की संख्या कितनी थी? तो 14 थी। नेक्स्ट है, अशोक के स्तंभ लेखों की संख्या कितनी थी? तो 7 थी। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, स्तंभ लेखों की संख्या 7 थी जबकि शिलालेखों की संख्या 14 थी। नेक्स्ट है, रज्जुक थे। अशोक के शासनकाल में जो रज्जुक थे तो ये कौन थे? मौर्य शासन में एक अधिकारी का पद होता था। रज्जुक जो होता था एक मौर्य शासन प्रणाली में एक अधिकारी का पद होता था। नेक्स्ट है, अशोक के शिलालेख में प्रयुक्त भाषा कौन सी थी? अशोक ने अपने शिलालेख लिखने में किस भाषा का प्रयोग किया था? तो फ्रेंड्स आंसर है आपके प्राकृतिक भाषा का प्रयोग किया था। नेक्स्ट है, कालसी प्रसिद्ध था। कालसी किसके लिए प्रसिद्ध था? तो अशोक के शिलालेख के कारण। कालसी जो प्रसिद्ध था किसके कारण? तो अशोक के शिलालेख के कारण। नेक्स्ट है, भाग एवं बलि क्या है? भाग एवं बलि क्या था? तो राजस्व के स्रोत थे। मौर्य काल में जो राजस्व प्राप्ति होती थी कर के रूप में, उसका नाम क्या था? तो भाग एवं बलि के नाम से प्राप्त होता था। नेक्स्ट है, मौर्य काल में सीता से क्या अभिप्राय है? मौर्य काल में सीता से क्या अभिप्राय है? तो इसके आंसर हो जाएंगे फ्रेंड्स आपके राज्य के भूमि से प्राप्त आय को सीता कहा जाता था। राज्य के भूमि से जो प्राप्त होने वाले आय थे उसे क्या कहा जाता था? सीता कहा जाता था। नेक्स्ट है, मौर्य काल में शिक्षा की सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र क्या था? मौर्य काल में शिक्षा का प्रमुख केंद्र जो था फ्रेंड्स, तो ध्यान रखिएगा, तक्षशिला था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन जो है एग्जाम पे कई बार रिपीट हो चुका है, तो रिपीटेड क्वेश्चन आने वाले एग्जाम पे भी रिपीट होने की संभावना है फ्रेंड्स। तो ध्यान रखिएगा, शिक्षा का जो प्रमुख केंद्र था तक्षशिला था। पूर्ण विवाह वर्जित है। किस ग्रंथ में बताया गया है कि पूर्ण विवाह वर्जित है? तो मनुस्मृति में बताया गया है। मनुस्मृति में बताया गया है कि पूर्ण विवाह वर्जित है। नेक्स्ट है, गांव के शासन को स्वायत्तशाही पंचायतों के माध्यम से संचालित करने की व्यवस्था का सूत्रपात किसने किया था? तो मौर्यों ने किया था। किसने किया था? मौर्यों ने किया था। गांव के शासन को स्वायत्तशाही पंचायतों के माध्यम से संचालित करने की व्यवस्था का सूत्रपात किसने किया था फ्रेंड्स? तो मौर्यों ने किया था, यानी मौर्य काल से चलते आ रहे हैं। नेक्स्ट है, अंतिम सम्राट कौन था? मौर्य वंश का जो अंतिम सम्राट बना था वृहद्रथ बना था। कौन बना था? वृहद्रथ बना था। नेक्स्ट है, किस स्तंभ लेख में अशोक के 7 अभिलेख उत्कीर्ण है? अब अशोक के 7 अभिलेख उत्कीर्ण है जबकि 6 लेख की उत्कीर्ण मिलते हैं तो दिल्ली के टोपरा स्तंभ लेख में। दिल्ली के टोपरा स्तंभ लेख में 6 अभिलेख उत्कीर्ण है। नेक्स्ट है, बिंदुसार की मृत्यु के समय अशोक कहाँ का वाइसराय था? यानी बिंदुसार की जब मृत्यु हुई थी फ्रेंड्स तो अशोक कहाँ का वाइसराय था? उज्जैन का वाइसराय था। नेक्स्ट है, मौर्यकालीन कंटक शोधन थे। ये क्या थे? कंटक शोधन, ये फौजदारी न्यायालय की व्यवस्था थी। मौर्य काल में जो चलने वाली फौजदारी न्यायिक व्यवस्था थी फ्रेंड्स, उसे क्या कहा जाता था? कंटक शोधन कहा जाता था। नेक्स्ट है, मगध में 12 वर्ष लंबे अकाल का किस साहित्यिक कृति में जिक्र मिलता है? मगध साम्राज्य पे जो 12 वर्ष का अकाल पड़ा था फ्रेंड्स, तो इस किस साहित्य में इसका वर्णन मिलता है, यानी जिक्र किया गया? तो परिशिष्ट पर्व में बताया गया है। नेक्स्ट है, अशोक ने किस शिलालेख में बुद्ध, धम्म और संघ में अपनी आस्था की घोषणा की थी? अशोक ने किस अभिलेख में बुद्ध, धम्म और संघ में अपनी आस्था की घोषणा की थी फ्रेंड्स? तो भाब्रू शिलालेख में। किसने बताया था? तो भाब्रू शिलालेख में। नेक्स्ट है, पाटलिपुत्र में धनानंद से मगध का सिंहासन छीनने से पहले चंद्रगुप्त मौर्य किन प्रदेशों को जीत चुका था? तो सिंध और पंजाब को जीत चुका था। नियमित एवं स्थायी सेना रखने वाला भारतीय इतिहास में पहला शासक कौन था फ्रेंड्स? तो बिम्बिसार था, जो हर्यक वंश से संबंधित था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। नियमित एवं स्थायी सेना रखने वाला भारतीय इतिहास में पहला ज्ञात शासक कौन था? तो बिम्बिसार था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के शिलालेख में उल्लेखित त्रामपर्णी किस देश के लिए प्रयुक्त हुआ था? अशोक के शिलालेख में जो त्रामपर्णी शब्द का प्रयोग किया गया है फ्रेंड्स, तो ये किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो श्रीलंका के लिए प्रयुक्त हुआ है। और अशोक जी ने फ्रेंड्स किन 2 अनुयायियों को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा था फ्रेंड्स? इनका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर दीजिएगा। अशोक ने 2 प्रमुख धर्मावलंबियों को श्रीलंका में बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए भेजा था, तो ये किन्हें भेजा था फ्रेंड्स? आप हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताइएगा। नेक्स्ट है, किस ग्रंथ में हमें पता चलता है कि अशोक शिव का भक्त था? किस ग्रंथ में हमें पता चलता है कि अशोक शिव का भक्त था? तो राजतरंगिणी के अनुसार। राजतरंगिणी पुस्तक में यह कहा गया है कि अशोक शिव का भी भक्त था। नेक्स्ट है, अर्थशास्त्र में शीर्षस्थ अधिकारी के रूप में किस शब्द का उल्लेख मिलता है? अर्थशास्त्र में शीर्षस्थ अधिकारी जो होता था उसे किस शब्द से उल्लेख किया गया है? तो तीर्थ के नाम से उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य साम्राज्य में मुख्यमंत्री एवं पुरोहित की नियुक्ति के पूर्व उनकी चरित्र को खूब जांचा परखा जाता था, जिसे क्या कहा जाता था? मौर्य साम्राज्य में मुख्यमंत्री एवं पुरोहित की जो नियुक्ति होती थी फ्रेंड्स, इनसे पहले उनके चरित्र को खूब जांचा परखा जाता था। उसे किस नाम से जाना जाता था? तो उपधा परीक्षण कहते थे। किस नाम से जाना जाता था फ्रेंड्स? उपधा परीक्षा के नाम से जाने जाते थे। तो फ्रेंड्स आज का इंपॉर्टेंट टॉपिक यहीं से समाप्त हुआ। अगर फ्रेंड्स आपको ये सेशन आपको हेल्पफुल लगी हो तो ये
लाइक और एक शेयर अवश्य कीजिएगा। और फ्रेंड्स आप अगर हमारे उद्धव क्लासेस पर नहीं हैं तो उद्धव क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको हमारी आने वाली इंपॉर्टेंट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। अब फिर मिलते हैं फ्रेंड्स इसी तरह के इंपॉर्टेंट सेशन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।